एवरीवन, शिक्षा सप्तक में आपका स्वागत है। क्लास 11th की केमिस्ट्री में आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बेसिक्स, प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स की बात करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यह जो टॉपिक होगा वह बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। बिना इनके ना तो जीवन की कल्पना की जा सकती है, ना ही केमिस्ट्री की कल्पना की जा सकती है। तो शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th के लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम लोग शुरू करते हैं तो सबसे पहला यही सवाल आता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई। तो ये कहा जाने लगा कि जो कार्बनिक रसायन है वो कार्बनिक यौगिकों के अध्ययन से आया। तो आगे ये प्रश्न बना कि कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। तो यहीं से शुरू होता है, क्या होते हैं कार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक यौगिक, जिन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो सबसे पहले ये बात आती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो अध्ययन होता है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का अध्ययन इस केमिस्ट्री में किया जाता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं, कार्बनिक यौगिक होते क्या है, क्या होते हैं कार्बनिक यौगिक। यहीं से इस केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं हम लोग। अब देखें कि पृथ्वी पर जीवन बिना कार्बनिक यौगिकों के संभव ही नहीं है। तो पृथ्वी पर जीवन के लिए ये अति आवश्यक होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ये पृथ्वी पर जीवन के लिए अति आवश्यक है। यौगिक जीवन के लिए, पृथ्वी पर जीवन के लिए अति आवश्यक होते हैं, अति आवश्यक होते हैं ये। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। तो इसमें कुछ जटिल अणु आते हैं, कुछ यौगिक आते हैं, कुछ कंपाउंड्स आते हैं। कुछ जटिल अणु आते हैं, जैसे जटिल अणु में हम लोग इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो इसके अंतर्गत जो जटिल अणु आते हैं उनमें आप डीएनए को ले सकते हैं। डीएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, और जीवन के लिए जो आवश्यक पदार्थ होते हैं वह भी इनमें आते हैं। जैसे आपका कपड़ा हो गया, आपका दवाएं हो गई, पॉलीमर हो गए, ठीक है, रंजक हो गए। तो ये सब जो हैं ये सब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंतर्गत आते हैं। तो आपने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत अति आवश्यक होते हैं। इसके अंतर्गत कुछ अणु आते हैं, कुछ जटिल अणु आते हैं। जैसे डीएनए आप जानते हैं कि जितने भी जैविक लोग हैं, चाहे वो जंतु हो चाहे पादप हो, उनके आनुवांशिक लक्षणों की बात अगर हम लोग करेंगे तो डीएनए के अणु से ही उनके आनुवांशिक लक्षणों का पता चल सकता है। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन हमारी बॉडी में जो रक्त होता है, हमारी बॉडी की मांसपेशियां जो होती हैं और हमारी त्वचा होती है, इनके लिए आवश्यक कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। और इनको जान ही रहे हैं कि बिना इनके जीवन की ये आवश्यक वस्तुएं हैं, आवश्यकताएं हैं, यह भी कार्बनिक यौगिक हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि कार्बनिक यौगिकों की बात जब शुरू हुई तो कार्बनिक यौगिकों के बारे में शुरू में यह कहा गया कि जो जैविक पदार्थों से मिलते हैं उन्हें कहते हैं कार्बनिक यौगिक। जो जैविक पदार्थ में पादप भी आएंगे, जंतु भी आएंगे। तो शुरुआत में हुई, मतलब 18वीं शताब्दी के लास्ट डेकेड में, 18वीं शताब्दी के लास्ट दशकों में 1780 के आसपास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जब मुख्य बातें होने लगी, ऑर्गेनिक पदार्थों के, ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक यौगिकों के और अकार्बनिक यौगिकों के अंतर की बात चलने लगी। तो ये कहा जाने लगा कि जो जैविक पदार्थों से मिलता है वो कार्बनिक यौगिक होता है, और जो खनिज से मिलता है, खनिज पदार्थों से प्राप्त होते हैं, वो अकार्बनिक यौगिक होते हैं। तो जो 18वीं शताब्दी का लास्ट डेकेड था, अंतिम दशक थे, 1780 ईस्वी के आसपास, 1780 ईस्वी के आसपास कार्बनिक यौगिकों और अकार्बनिक यौगिकों के अंतर की बात चलने लगी। तो इसमें कार्बनिक यौगिक
कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक की, अकार्बनिक यौगिक, दोनों की बात जब चलने लगी, इनमें अंतर की बात चलने लगी, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए। तो इनके जब अंतर की बात चलने लगी तो ये कहा जाने लगा कि जो ये कार्बनिक यौगिक हैं ये जैविक पदार्थों से मिलते हैं, जैव पदार्थों से प्राप्त होते हैं। तो जैव पदार्थों से जो मिलते हैं, जैविक पदार्थों से जो मिलते हैं, जैविक पदार्थों से जो पदार्थ प्राप्त यौगिक होते हैं वो यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो प्राप्त होते हैं, जैव पदार्थ मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो प्राप्त होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होते हैं उन्हें कहा गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक यौगिक। और जो खनिज पदार्थों से प्राप्त होते हैं, जो खनिज पदार्थों से प्राप्त होते हैं उन्हें कहा जाने लगा अकार्बनिक यौगिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो 1780 ईस्वी के आसपास, मतलब 18वीं शताब्दी के लास्ट डेकेड्स में, अंतिम दशकों में कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों को अलग किया जाने लगा। तो यह कहा जाने लगा कि जैव पदार्थों से जो प्राप्त होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो प्राप्त होते हैं जो पदार्थ, वे कार्बनिक यौगिक हैं, और जो खनिज पदार्थों से प्राप्त होते हैं उन्हें अकार्बनिक यौगिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाने लगा। और जैव पदार्थों में जंतु और पादप दोनों मिलते थे। जैव पदार्थ जो है, इस जैव पदार्थ में हम लोग जंतु भी लेते थे और पादप भी लेते थे, पादप। तो जंतु और पादप दोनों की बात की जाती है जैव पदार्थों में। ठीक है, अब हुआ कि एक वैज्ञानिक आए फिर, जिनका नाम था जे वर्जीलियस। तो अभी ये कहा जाने लगा कि जैव पदार्थों से जब कार्बनिक यौगिक प्राप्त होते हैं तो इनका निर्माण जैव पदार्थों से कैसे होता है। तो एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था जे वर्जीलियस। तो जे वर्जीलियस ने यह कहा कि जैव शक्ति से जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनका निर्माण होता है। तो एक थ्योरी आई जिसे कहा गया जैव शक्ति सिद्धांत, विटल फोर्स थ्योरी। तो एक वैज्ञानिक इसी समय आए जिनका नाम था जे वर्जीलियस। जे वर्जीलियस नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया, जे वर्जीलियस ने यह बात बताई कि जो कार्बनिक यौगिक हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनका निर्माण जैव शक्ति से होता है, जैव शक्ति से होता है। जैव शक्ति जिसे कहते हैं विटल फोर्स, विटल फोर्स से होता है। यह बात जे वर्जीलियस ने कही इसी समय के लगभग 18वीं शताब्दी के लास्ट डिकेड्स में। जे वर्जीलियस ने यह बात कही कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, इनका निर्माण जैव शक्ति से होता है, विटल फोर्स से होता है। और यह जो सिद्धांत आया, ये जो सिद्धांत इन्होंने दिया, यह जो बात कही, इस बात का जो सिद्धांत था इसी को कहा गया जैव शक्ति सिद्धांत। यह बात जो कही वर्जीलियस ने, यही बात कही जाने लगी जैव शक्ति सिद्धांत। जो यह बात बताई, इसी बात को कहा गया जैव शक्ति सिद्धांत। तो विटल फोर्स थ्योरी, तो वर्जीलियस ने एक थ्योरी दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के निर्माण के लिए, जिसे कहा जाने लगा विटल फोर्स थ्योरी, जैव शक्ति सिद्धांत। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कुछ बेसिक्स बातें शुरू में थी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोगों ने कहा कि जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ते हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यह कहा जाने लगा कार्बनिक रसायन में कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। अब ये समस्या आई कि कार्बनिक पदार्थ एक्चुअली होते क्या हैं, क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आपने कहा कि पृथ्वी पर जीवन के लिए अति आवश्यक यौगिक हैं ये, बिना इनके पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं है। ठीक है, तो आपने कहा कि इनमें कुछ जटिल अणु पाए जाते हैं, कुछ और नेसेसरी वस्तुएं पाई जाती हैं, पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे आपने डीएनए का नाम लिया, प्रोटीन का नाम लिया, कपड़ा, पेट्रोलियम, बहुलक, रंजक, दवाएं, ये सब कार्बनिक यौगिक ही हैं जिनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है।
अब हमने ये बताया कि 1780 के आसपास 18वीं शताब्दी के लास्ट डेकेड्स में यह बात होने लगी कि कार्बनिक यौगिकों और अकार्बनिक यौगिकों को हम अलग कैसे कर सकते हैं, कैसे अलग कर सकते हैं हम अकार्बनिक पदार्थों को और कार्बनिक पदार्थों को। तो ये कहा जाने लगा कि जो पदार्थ जैव पदार्थों से मिलते हैं, जो पदार्थ जैव पदार्थों से मिलते हैं मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं, कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। और जो पदार्थ खनिज पदार्थों से मिलते हैं उन्हें अकार्बनिक पदार्थ या अकार्बनिक यौगिक कहा जाने लगा। फिर हम लोगों ने कहा कि फिर आगे यह बात आई कि जब ये जैव पदार्थों से बनते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, फिर इनका निर्माण कैसे होता है। तो एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था जे जे वर्जीलियस। जे जे वर्जीलियस ने एक सिद्धांत दिया जिसे कहा गया जैव शक्ति सिद्धांत, बिटल फोर्स थ्योरी। तो इस सिद्धांत में जे जे वर्जीलियस ने कहा कि जैव शक्ति के कारण ही जो कार्बनिक पदार्थ हैं, कार्बनिक यौगिक हैं, इनका निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद ये देखिए कि यह बात चलती रही, यह बातें कुछ दिन तक चलती रही। मिटाते हैं इसको। इसके बाद क्या हुआ कि एक बार ये अभी तक तो यही था कि जो कार्बनिक पदार्थ हैं, कार्बनिक पदार्थों का निर्माण केवल जैव पदार्थों से ही हो सकता है। लेकिन प्रयोगशाला में आगे के जब 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी आई तो 19वीं शताब्दी में प्रयोगशाला में भी हम अकार्बनिक पदार्थों से भी कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करने लगे और अकार्बनिक जो आपके एलिमेंट हैं, तत्व है, उनसे भी कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होने लगा। इसकी कहानी हम लोग समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखें 1828 ईस्वी में 1828 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एफ बोलर। एफ बोलर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अमोनियम साइलेट को प्रयोगशाला में गर्म किया। अमोनियम साइलेट, अमोनियम मूलक जान ही रहे हैं आप, NH4+1 और साइलेट होता है CnO-1। ठीक है, तो अमोनियम साइलेट जो यौगिक था ये अकार्बनिक यौगिक था। ये अमोनियम साइलेट, एफ बोलर ने अमोनियम साइलेट ये अकार्बनिक यौगिक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, अकार्बनिक यौगिक है, ये अकार्बनिक यौगिक है, नाम है अमोनियम साइलेट। इसको ये गर्म कर रहे थे, इसको गर्म कर रहे थे। तो जब इनको इन्होंने गर्म किया तो एक यौगिक बना N2H4CO, एक यौगिक बना N2H4CO। इसे आप कह सकते हो NH2CONH2, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है NH2CONH2। नाम इसका है यूरिया, नाम है इसका यूरिया। और मजेदार बात यह है कि ये जो यौगिक है ये कार्बनिक यौगिक है, यह यौगिक है कार्बनिक यौगिक, यह कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो वह मिथक टूट गया। एफ बोलर ने 1828 ईस्वी में जब अमोनियम साइलेट को गर्म करके यूरिया प्राप्त किया तो अमोनियम साइलेट अकार्बनिक यौगिक था और जिससे कार्बनिक यौगिक प्राप्त हुआ। तो यह जो सिद्धांत चला आ रहा था अभी तक कि कार्बनिक यौगिकों को केवल जैव पदार्थों से ही प्राप्त किया जा सकता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त किया जा सकता है, वह खंडित हो गया, वह गलत हो गया। अब यह हुआ कि अकार्बनिक पदार्थ से भी कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हो सकता है। तो प्रयोगशाला में बना पहला कार्बनिक यौगिक जिसका निर्माण अकार्बनिक यौगिक से किया गया वह है यूरिया और इसका निर्माण किया एफ बोलर ने। अब कब किया? 1828 ईस्वी में। ठीक है, नोट करें इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखें 1845 ईस्वी में, 1845 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था कोल्बे, जिन्होंने इनऑर्गेनिक एलिमेंट से, अकार्बनिक तत्व से, इनऑर्गेनिक एलिमेंट से
एलिमेंट से, अकार्बनिक तत्व से पहली बार इन्होंने एक कार्बनिक यौगिक प्राप्त किया, CH3COOH, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। तो 1845 में कोल्बे नामक एक साइंटिस्ट थे। कोल्बे ने इनऑर्गेनिक एलिमेंट की सिंथेसिस की। फिर उस सिंथेसिस से इन्होंने एक कार्बनिक यौगिक प्राप्त किया, जो कार्बनिक यौगिक था एसिटिक एसिड। तो कार्बनिक यौगिक प्राप्त हुआ, एसिटिक अम्ल प्रयोगशाला में पहला कार्बनिक यौगिक बना एसिटिक अम्ल, जो किससे बना? इनऑर्गेनिक एलिमेंट से बना। फिर आगे 1856 ईस्वी में बर्थलोट एक वैज्ञानिक थे। 1856 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था बर्थलोट। इन्होंने भी इनऑर्गेनिक एलिमेंट से, अकार्बनिक तत्व से एक कार्बनिक यौगिक प्राप्त किया। उस कार्बनिक यौगिक का नाम था मेथेन। तो इस तरह से आपने देखा कि अकार्बनिक यौगिक से जो अकार्बनिक यौगिक प्राप्त हुआ, अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनेट से जो कार्बनिक यौगिक प्राप्त हुआ वह था यूरिया। लेकिन अकार्बनिक तत्व से जो कार्बनिक यौगिक प्राप्त हुए शुरुआत में, वह 1845 में अकार्बनिक तत्व से जो कार्बनिक यौगिक प्राप्त हुआ वह था एसिटिक एसिड, CH3COOH। 1856 में बर्थलोट ने जो प्राप्त किया वह था मीथेन। तो इस तरह से आपने देखा कि वो पुरानी धारणाएं अब खंडित हो गई। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो धारणाएं बेकार हो गई, वह सिद्धांत बेकार हो गए जिसमें यह कहा गया था कि जैव पदार्थों से ही कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है और उनका निर्माण जैव शक्ति सिद्धांत से होता है। तो अब कार्बनिक यौगिकों की नई व्याख्या आई कि कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। तो अब ये जो आधुनिक व्याख्या आई तो उसमें यह कहा जाने लगा कि जिन भी पदार्थों जो कार्बन के यौगिक होंगे, जो कार्बन के यौगिक होते हैं वही कार्बनिक यौगिक होते हैं। इसका मतलब कार्बन इंपॉर्टेंट हो गया कार्बनिक यौगिक के लिए। ठीक है, हटाए बेटा इसको। अब जो है कार्बनिक यौगिक में ये कहा जाने लगा कि जो कार्बन के यौगिक होंगे उनको कार्बनिक यौगिक कहा जाएगा। तो कार्बन के जो यौगिक हो गए वो हो गए अब कार्बनिक यौगिक। अब कार्बन यौगिक कैसे बनाता है, इस तरह की बात हो गई। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में यह कहा जाने लगा, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनके बारे में यह कहा जाने लगा, अब ये कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन के यौगिक होते हैं। अब ये कहा जाने लगा कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये कार्बन के यौगिक हैं। जो कार्बन के यौगिक होंगे, कार्बन के कंपाउंड्स होंगे, वो कहलाएंगे कार्बनिक यौगिक। अब कार्बन यौगिक कैसे बनाता है, तो कार्बन की प्रॉपर्टी का अध्ययन चालू हुआ। तो कार्बन जो है, कार्बन कार्बन की संयोजकता होती है, वैलेंसी होती है 4। टेट्रा वैलेंसी रखती है, कार्बन रखता है। ठीक है। और दूसरा एक अनिवार्य जो बहुत गुण पाया जाता है वो कैटेनेशन का। कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है कैटेनेशन की, श्रृंखलन। कार्बन में एक बहुत ही अनिवार्य और अद्वितीय गुण पाया जाता है जिसे कहते हैं कैटेनेशन या श्रृंखलन। तो कार्बन या अपने जैसे अन्य कार्बन से मिलकर ढेर सारे यौगिक बना सकता है, या दूसरे जो परमाणु हैं उनसे मिलकर, दूसरे तत्वों से मिलकर ढेर सारे यौगिक बना सकता है। तो कार्बन की वैलेंसी 4 हुई और कैटेनेशन की एक विशेष प्रकृति पाई जा सकती थी जिसके कारण प्रकृति में बहुत सारे कार्बनिक यौगिक बनने लगे। ठीक है। अब इन कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कार्बन ने कैसे किया, कैटेनेशन कैसे हुआ, तो उसके लिए आया कि इन्होंने कोवैलेंट बॉन्ड बनाए। कार्बन के बीच में या अन्य तत्वों के साथ कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करता है। तो कैटेनेशन, और कार्बन ने यौगिक कैसे बनाए, तो आपने कहा कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाए।
सहसंयोजी आबंध बनाए कार्बन ने, सहसंयोजी आबंध बना। तो कार्बन जो कार्बनिक यौगिक बना रहा है वह कार्बनिक यौगिक सहसंयोजी आबंध बना रहा है। कार्बन कार्बन के बीच में सहसंयोजी आबंध बनने लगे, या कार्बन या अन्य तत्वों के बीच में सहसंयोजी आबंध बनने लगे। और यह आबंध बनने की क्रिया क्यों हो गई? श्रृंखलन का गुण पाया गया, मतलब बहुत ढेर सारे बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति है कार्बन में। क्यों है? क्योंकि इसकी चतुष्फलकीय प्रकृति होती है, टेट्राहेड्रल बैलेंसी लगती है, चतुर्थ संयोजकता रखती है। ठीक है, तो यह बातें नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाया कार्बन ने, कार्बन, अब ये तो स्पष्ट हो गया कि कार्बन के यौगिक ही कार्बनिक यौगिक होते हैं। दूसरी बात ये होगा कि कार्बन इतने ढेर सारे यौगिक क्यों बनाता है, कैसे बना लेता है? तो कार्बन के गुणों में कहा जाने लगा कि पहला तो ये कि ये इसकी संयोजकता 4 होती है, टेट्रावैलेंसी होती है। दूसरा ये होता है कि इसमें कैटेनेशन की प्रवृत्ति पाई जाती है, बहुत अद्वितीय गुण पाया जाता है कैटेनेशन का, श्रृंखलन का, जिससे ये ढेर सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का निर्माण करता है। अब ये कहा जाने लगा कि ये कैटेनेशन कार्बनिक कंपाउंड का निर्माण कैसे करता है, तो ये कहा जाने लगा कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन कार्बन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनते जाते हैं, या कार्बन या अन्य परमाणुओं के बीच में भी कोवैलेंट बॉन्ड बनने जाते हैं, जिसके कारण ढेर सारे कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे कि ये कोवैलेंट बॉन्ड जो बना, यह कोवैलेंट बॉन्ड में कौन कौन से बॉन्ड बनते हैं। तो आप कहेंगे कि ये कोवैलेंट बॉन्ड जो है, तो कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से, इलेक्ट्रॉन थ्योरी से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, है ना, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, इस हिसाब से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कोवैलेंट बॉन्ड को। दूसरा हम इसके संकरण से, हाइब्रिडेशन, इसके s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ते हैं, कैसे संकरण होता है, तो संकरण या हाइब्रिडेशन से भी हम कोवैलेंट बॉन्ड को दिखा सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं मिटाएं बेटा। अब हम लोगों ने देखा कि जो ये कोवैलेंट बॉन्ड बना, वह कोवैलेंट बॉन्ड में जो बॉन्ड बने वह बॉन्ड दो तरह के बनेंगे भाई। ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा कार्बन। अब कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, देखिए, एकल बॉन्ड बना सकता है कोवैलेंट बॉन्ड में कार्बन, डबल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है कार्बन, कार्बन के साथ ही बना सकता है या अन्य परमाणुओं के साथ बना सकता है, अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ भी बना सकता है। तो इस तरह से देखिए कि ये कोवैलेंट बॉन्ड ढेर सारे बनाता जाता है। जैसे कार्बन बनाता चला गया कोवैलेंट बॉन्ड, ढेर सारे कार्बन के एटम जुड़ते चले गए, तो ये कार्बनिक यौगिक बनता चला गया है। ये सब बनते क्यों है? कैटेनेशन के कारण बनते हैं। ठीक है, अब देखें आप कि ये जो कार्बनिक यौगिक बन रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, इन कोवैलेंट बॉन्ड में बॉन्ड कितने तरह के बनते हैं? तो आप कहेंगे कि दो तरह के बॉन्ड ये बनाता है। एक बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोला जाता है, दूसरे बॉन्ड को पाई बॉन्ड बोला जाता है। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के बीच में जो ये बॉन्ड बन रहे हैं, ये बॉन्ड या तो एकल बॉन्ड बनेगा, या तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा, या तो ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो जो ये कोवैलेंट बॉन्ड बने, कोवैलेंट बॉन्ड बने, यह बॉन्ड दो तरह के बनेंगे। एक को कहोगे आप सिग्मा बॉन्ड और एक को कहोगे आप पाई बॉन्ड। इन दोनों की बातें हम लोग आगे विस्तार से पढ़ेंगे कि सिग्मा बॉन्ड कहते किसे हैं और पाई बॉन्ड कहते किसे हैं। ठीक है, या केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने इसको पढ़ा है। तो कोवैलेंट बॉन्ड दो तरह के होंगे, एक सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा और एक पाई बॉन्ड कहलाएगा। तो जो पहले बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जो कार्बन कार्बन के बीच में पहले बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, या कार्बन या अन्य परमाणु के बीच में जो पहला बॉन्ड फॉर्म होगा, वह बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा। जैसे यहाँ एक का बॉन्ड फॉर्म हुआ तो ये सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में दो बॉन्ड हुए तो जो पहला बॉन्ड होगा वो सिग्मा होगा, दूसरा बॉन्ड जो होगा वो पाई होगा। तो यहां पर देखें, ये कार्बन कार्बन के बीच में तीन बॉन्ड फॉर्मेशन हुए, तो पहला बॉन्ड जो हुआ वो सिग्मा बॉन्ड हुआ, बाकी जितने बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो पाई बॉन्ड होंगे। तो यहां देखें, अगर कार्बन कार्बन एकल बॉन्ड है तो यहां पर सिग्मा बॉन्ड बना। अगर डबल बॉन्ड बन रहा है तो पहला बॉन्ड जो बनेगा वो सिग्मा बनेगा
बाकी दूसरा बॉन्ड पाई बनेगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो पहला बॉन्ड सिग्मा बनेगा, बाकी दोनों बॉन्ड क्या बनेंगे, पाई बॉन्ड बनेंगे। तो इस तरह से कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम सिग्मा और पाई बॉन्ड की काउंटिंग कर सकते हैं कि कितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और कितने पाई बॉन्ड बनेंगे। दूसरी बात जो आई थी वो आई थी संकरण की, हटा दे भाई इसकी। दूसरी बात जो आई थी वो आई थी संकरण की, हाइब्रिडेशन की। दूसरी बात आई थी संकरण की, संकरण की, जिसे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। आप संकरण में ये देखिए कि संकरण में इन्वॉल्व केवल सिग्मा बॉन्ड होता है, कि अगर सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहा है तो संकरण में केवल सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहा है। तो अगर किसी भी कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड जो है, इस सिग्मा बॉन्ड की संख्या अगर 2 है तो संकरण आपका होगा sp, तो संकरण होगा sp, ठीक है। अगर सिग्मा बॉन्ड की संख्या 3 है तो संकरण आपका होगा sp2। अगर सिग्मा बॉन्ड की संख्या 4 है तो संकरण होगा sp3। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये संकरण आप संकरण कैसे निकालेंगे, ये सिग्मा बॉन्ड की संख्या से आप निकालेंगे। अगर सिग्मा बॉन्ड की संख्या किसी भी कार्बन पे 2 है तो संकरण आपका sp होगा। अगर किसी कार्बन पे सिग्मा बॉन्ड की संख्या 3 है तो संकरण आपका sp2 होगा। अगर किसी भी कार्बन पे सिग्मा बॉन्ड की संख्या 4 है तो संकरण आपका sp3 होगा। तो केमिकल बॉन्डिंग में संकरण हमने पढ़ाया था, लेकिन यहां भी आप देख लीजिए कि जो ऑर्बिटल होते हैं, संकरण कुछ नहीं, सीधे सीधे ऑर्बिटल्स का जो होता है, ऑर्बिटल्स किस तरह से साझा करते हैं इसी की बात होती है। जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे थे तो हम लोग देख रहे थे कि जो s सब सेल है उसके पास एक ऑर्बिटल है s1s, और जो p सब सेल है उसके पास आपका 3 ऑर्बिटल होते हैं। p सब सेल, ये s सब सेल है और ये p सब सेल है, इसके पास 3 ऑर्बिटल होते हैं। s सब सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है और p सब सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है। अब जब जो ये सब सेल है इसे हम लोग कहेंगे s, ये जो ऑर्बिटल है s, और ये जो ऑर्बिटल है इसे px कहा गया, इस ऑर्बिटल को py कहा गया, इस ऑर्बिटल को pz कहा गया। sp संकरण का मतलब कि एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल जब एक साथ हो जाते हैं, संकरण में भाग लेते हैं, तो sp संकरण होता है। एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, तो sp संकरण होता है। लेकिन अगर एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल संकरण में भाग लेते हैं तो sp2 संकरण हो जाता है। उसी तरह एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल अगर संकरण में भाग लेते हैं तो sp3 संकरण हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कोवैलेंट बॉन्ड 2 तरह के होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। जो पहला बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, बाकी जो बॉन्ड बनते हैं वो पाई बॉन्ड बनते हैं। और संकरण जो होगा वो सिग्मा बॉन्ड के नंबर से डिसाइड होगा। अगर सिग्मा बॉन्ड किसी भी कार्बन पे 2 सिग्मा बॉन्ड है तो उसके साथ sp संकरण होगा। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2 संकरण होगा। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 संकरण होगा। ठीक है, मिटा देते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि अगर कोई आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिया जाए, किताब के एग्जांपल्स लेते हैं एनसीईआरटी के। अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बताइए, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बताइए और इसमें संकरण बताइए, हर कार्बन पे संकरण कितना है, तो आप कैसे बताएंगे? तो इस बात को हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल लेके। पहला एग्जाम्पल आपका है CH3CH2 एग्जाम्पल है आपका CH3CH2 CH2CH3 कीटोन है बेटा। ठीक है, 10th में नामंतलेचर में अगर आपने देखा होगा तो कीटोन है ये। अब इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बता दीजिए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बता दीजिए। दूसरा पूछ रहा है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बता दीजिए, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बता दीजिए। तीसरा पूछ रहा है प्रत्येक कार्बन परमाणु का संकरण बताइए।
का हाइब्रिडेशन बताइए, प्रत्येक कार्बन परमाणु का हाइब्रिडेशन बता दीजिए आप। तो 3 तरह के इन्होंने प्रश्न किए कि पहला प्रश्न इन्होंने ये किया कि आप बताइए कि इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, दूसरा कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, और तीसरा इन्होंने कहा कि संकरण बताइए प्रत्येक कार्बन एटम पे। तो पहले हम इसको कर लेते हैं। देखें, कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है तो 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन। 3 बॉन्ड तो हाइड्रोजन से बनेगा, एक इस कार्बन से बनेगा। तो 1 कार्बन, 2, फिर ये 3 है बेटा, है ना। तो इस कार्बन 3 है और यहां पर कीटोन है तो ऑक्सीजन इस तरह से जुड़ता है, कीटो ग्रुप इस तरह से जुड़ता है। फिर आपका चौथा कार्बन, फिर ये 5वां कार्बन। तो यहां पर 3 हाइड्रोजन है तो 3 सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं। दूसरे पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं। तीसरे पर कोई भी नहीं है। 4 देखिए, कार्बन के चारों बॉन्ड कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4। इसके साथ 2 बॉन्ड बचे हैं तो 2 हाइड्रोजन होने चाहिए। इसके साथ 3 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन आपके जुड़ेंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका। तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है तो 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है कार्बन। तो यहां पर देखें, अगर आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो जो सिंगल बॉन्ड पहला बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड। ये देखो, ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है। यहां पर आप ध्यान दें, यहां पर जो पहला बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा होगा और दूसरा बॉन्ड जो बनेगा वो पाई होगा। ये सिग्मा है। यहां पर आप देखें, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, एक ही बॉन्ड बना है, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आप कैलकुलेट कर लीजिए यहां से। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो हो गया, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो हो गया वो कैलकुलेट कीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आपका हो गया 15। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आपको एक ही दिख रहा है, 1। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आपका 1 हो गया। अब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आपका 15 हो गया, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आपका 1 हो गया। अब आपको प्रत्येक कार्बन पर हाइब्रिडेशन देखना है। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन आप देखिए, इस पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आप देखें, इस कार्बन से नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने भाई, इस कार्बन से जुड़े हुए 1 2 3 4। तो 4 सिग्मा बॉन्ड है तो संकरण हो गया sp3। इसी तरह से यहां पर देखिए, इस पर भी 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसका भी संकरण क्या होगा बेटा, sp3। यहां पर देखिए 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसका संकरण होगा sp2। यहां पर देखें 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसका संकरण होगा sp3। यहां पर 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसका भी संकरण होगा sp3। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एक कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है तो उसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आप कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कैसे निकाल सकते हैं, और संकरण आप किस तरह से डिसाइड कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हटाते हैं, ये तो मान लीजिए कि आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर दिया था। अब अगर आपको वो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दे दे, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का मतलब कार्बन नहीं देगा, कार्बन नहीं देगा और आपसे कहेगा कि आप बताइए कि इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं और कितना संकरण है प्रत्येक कार्बन का। मान लीजिए कि ये है आपका, ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है। इसमें आपको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बताना है, इसमें आपको बताना है कि आपके पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं और प्रत्येक कार्बन पर संकरण जो है वो संकरण कैसे आप निकालेंगे इसमें। तो आप देखें, इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आपसे पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पूछा जा रहा है, अब प्रत्येक कार्बन पर संकरण पूछा जा रहा है, प्रत्येक कार्बन पर संकरण पूछा जा रहा है।
प्रत्येक कार्बन पे संकरण पूछा जा रहा है। तो ये कार्बनिक यौगिक है, इन्होंने कहा। तो इसको कंप्लीट कैसे करते हैं इस बात को ध्यान से देखो। सारी टो पे जितनी टो है सब पे कार्बन आप कंप्लीट करेंगे। देखिए यहां से शुरू करेंगे, कार्बन कार्बन, जहां भी आपको टो दिखेगा हर जगह आप कार्बन कंप्लीट करेंगे। अब कार्बन के बाद कार्बन की बॉन्ड कंप्लीट करेंगे। हर कार्बन पे 4 बॉन्ड होना चाहिए। अगर 4 बॉन्ड है तो कोई बात नहीं, अगर 4 से कम बॉन्ड है तो फिर हाइड्रोजन से हम उन बॉन्ड को कंप्लीट करेंगे। इस कार्बन पे देखिए केवल 1 बॉन्ड है, तो कार्बन पे 4 बॉन्ड होने चाहिए क्योंकि 4 संयोजकता है। बाकी 3 बॉन्ड हम यहाँ हाइड्रोजन से कंप्लीट करेंगे। एक बॉन्ड इधर कंप्लीट कर दिया हाइड्रोजन से, एक इधर कर दिया और एक इधर कर दिया। यहां देखिए इस कार्बन से 2 बॉन्ड है, बाकी 2 बॉन्ड बचे। दोनों बॉन्ड हम हाइड्रोजन से कंप्लीट करेंगे, एक इधर कंप्लीट कर दिया और एक इधर कंप्लीट कर दिया। इसी तरह से यहां भी 2 बॉन्ड बचेंगे और दोनों को हाइड्रोजन से कंप्लीट करेंगे। यहां देखें 3 बॉन्ड है कार्बन से, 2 इधर एक इधर, एक बॉन्ड बचा तो एक हाइड्रोजन से कंप्लीट करेंगे। इस कार्बन के पास भी 1 बॉन्ड बचेगा तो एक हाइड्रोजन से कंप्लीट आप करोगे। यहां देखें कार्बन के चारों बॉन्ड कंप्लीट हैं तो कोई बात नहीं है। इस लास्ट वाले कार्बन के 3 बॉन्ड कंप्लीट हैं, 1 बॉन्ड बचा है तो उसको आप हाइड्रोजन से कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। अब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड आप देख लीजिए। पहला बॉन्ड बना, सिग्मा हो गया, सिग्मा हो गया, सिग्मा हो गया, सिग्मा हो गया। ये भी सिग्मा है, केवल पहला बॉन्ड सिग्मा है, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ये भी सिग्मा। यहां देखें डबल बॉन्ड बना है तो पहला सिग्मा होगा, दूसरा पाई होगा। ये सिग्मा है आपका, ये भी सिग्मा है। यहां देखो ट्रिपल बॉन्ड बना तो पहला सिग्मा होगा, बाकी दोनों पाई होंगे और ये आपका सिग्मा है। तो नंबर आप सिग्मा बॉन्ड आप काउंट कर लो भाई। नंबर आप सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो नंबर आप सिग्मा बॉन्ड आपके हो गए 16। नंबर आप पाई बॉन्ड कैलकुलेट करो, 1 2 3। नंबर आप पाई बॉन्ड आपके हो गए 3। अब संकरण देख लीजिए, प्रत्येक कार्बन पे संकरण आप बता सकते हैं सिग्मा बॉन्ड काउंट करके। इस कार्बन पे देखें, इस कार्बन पे 4 सिग्मा बॉन्ड है तो संकरण कितना होगा भाई? इसका संकरण होगा sp3। इस कार्बन पे भी 4 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका भी संकरण होगा sp3। इस कार्बन पे भी 4 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका भी संकरण होगा sp3। इस कार्बन पे बात करें 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे, एक पाई हो गया तो इस पर जो संकरण होगा वो होगा sp2। इस कार्बन पे भी 3 सिग्मा बॉन्ड आपको मिलेंगे, इसका भी संकरण होगा sp2। इस कार्बन पे आपको 2 सिग्मा बॉन्ड मिले तो संकरण हो गया आपका sp इस पर, और यहां भी आपको 2 सिग्मा बॉन्ड मिले तो यहां पर संकरण हो गया sp। तो पहला वाला जो कार्बन है यहां पर संकरण sp3, दूसरे वाले का भी sp3, तीसरा जो इधर से लिए भाई, इधर से देखिए काउंट, हम नंबरिंग का अभी जो ओरिजिनल नंबरिंग है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम कार्बन देख रहे हैं। इस कार्बन पर sp3, इस कार्बन पे भी sp3, इस कार्बन का भी संकरण sp3, इसका sp2, इसका sp2, इसका sp और इसका sp। ठीक है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा कि कार्बनिक जो रसायन है तो उसके बारे में शुरू में कैसे कहा गया कि शुरुआत कैसे हुई, फिर ये देखा गया कि कार्बनिक रसायन की शुरू की क्या परिभाषाएं थी, बाद में कैसे कैसे कार्बनिक रसायन बढ़ा। फिर हम लोगों ने कोवैलेंट बॉन्ड की बात की। कोवैलेंट बॉन्ड में हम लोगों ने देखा कि 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, और फिर हम उससे संकरण कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।